नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज में। मैं इस समय आपके सामने समीर बिश्नोई का पक्ष रख रहा हूं, लेकिन पत्रकारिता के सिद्धांतों के अनुसार इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की बराबर मौका दिया जाएगा, चाहे वह राजकुमारी चावला हो या उनकी संपत्ति में काबिज किराएदार या फिर इस केस से जुड़े अन्य सभी संबंधित लोग। उनकी प्रतिक्रिया भी आपके सामने लाई जाएगी। फिलहाल देखिए समीर बिश्नोई ने क्या कहा। सर, अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम समीर बिश्नोई है। सर, 10 तारीख को सिटी कोतवाली में एक एफआईआर होता है राजकुमारी चावला के खिलाफ, और शायद तक ये मामला आपसे जुड़ा हुआ है, तो क्या है पूरा मामला, समझाना चाहेंगे हमको? जी, ये मामला बाबूलाल चोखेलाल की संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जिनकी 3 संतान थीं। 1 पुत्री राजकुमारी और 2 पुत्र थे, दीपक बिश्नोई और हरबंस बिश्नोई जी। और आप किसके पुत्र हैं? मैं दीपक बिश्नोई जी का पुत्र हूँ। तो फिर क्या मामला बना? मामला ये है कि अ, नए नए वसीयत कब कराई गई थी? वसीयत कराई गई थी 1992 में। 1992 में। जी। फिर? उसके पहले जो हमारी राजकुमारी हैं, बाबूलाल जी की पुत्री, उन्होंने नरेंद्र सिंह चावला से प्रेम विवाह किया था, जिससे हमारे जो दादाजी हैं बाबूलाल जी मानसिक रूप से आघात हो गए थे, क्योंकि उस समय ये पुराना ज़माना था, इन सब चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता था। वो कहीं चले गए थे घर छोड़ के कुछ दिनों के लिए, जिसका फ़ायदा उठा के इन्होंने जो हमारी दादी हैं राज रानी जी, उनसे वसीयत करा लिया कि संपूर्ण संपत्ति के उत्तराधिकारी राजकुमारी उनके परिवार होंगे। तो आपकी दादी को पढ़ना वढ़ना आता था? जी, मेरी दादी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो अशिक्षित थीं और काफ़ी वृद्ध हो चुकी थीं, दिखता भी उनको कम था। फिर? तो इसी के चलते इन लोगों ने उनसे जालसाजी करके, धोखाधड़ी करके फर्जी रूप से एक वसीयत तैयार की गई, जिसकी जानकारी फिर हमको लगी कुछ दिनों के बाद, जिसको हमने फिर चैलेंज किया था इस पे हाई कोर्ट पे वसीयत को। तो माननीय न्यायालय द्वारा बाबूलाल जी की संपत्ति को 4 हिस्सों में बाँटा गया था, 1 उनकी पत्नी के और 3 उनके बच्चों के लिए। जब मैं न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए फ़ौती उठाने के लिए गया बड़ौदा बाज़ार अपने स्थानीय में, तो वहाँ मुझे जानकारी मिली कि इन संपत्तियों को तो पहले ही राजकुमारी ने अपने नाम पे चढ़ा लिया है। उसके बाद हमने अपनी आगे की कार्रवाई की, पेपर वगैरह निकाले, हमें पक्के दस्तावेज़ चाहिए थे। दस्तावेज़ हमने निकाले, दस्तावेज़ निकाल के हमने पाया कि ये पूरा जो संपत्ति को अपने नाम पे किया गया है, ये एक धोखाधड़ी और फर्जी तरीके से किया गया है, मात्र एक पुत्री बता के। जबकि उस समय मेरे पिताजी जीवित थे। मेरे पिताजी की जो डेथ हुई है वो हुई है 1996 में, और ये जो संपत्ति को चढ़ाया गया है 1993 में चढ़ाया गया है। ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने सलाह ली अपने परिवार वालों से, जिस हमें माना कि भैया शिकायत करनी चाहिए इनकी, धोखाधड़ी का मामला है, फर्जी मामला है, ये संपत्ति का मूल्य करोड़ों में है। तो हमने थाना प्रभारी के पास जगह हम गए, अपनी शिकायत हमने उनके सामने रखी। तो फिर उन्होंने आगे आश्वासन देते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाया, जिसमें उसे दोषी पाया गया कि धोखाधड़ी तरीके से ये वसीयत की गई और प्रॉपर्टी को अपने नाम पे चढ़ाया गया, जिसके तहत उन पे 420 और 34 की धारा लगाई गई। मेरे दादाजी। सर, ये वसीयत कब हुई थी? जी, ये वसीयत हुई थी 1992 में, और इसके हिसाब से 1993 में इन लोगों ने प्रॉपर्टी सब अपने नाम चढ़ा ली, जबकि सब प्रॉपर्टी बाबूलाल जी के नाम पे थी। 94 में मेरे बाबूजी को कोर्ट ने मृत्यु घोषित किया। जबकि बाबूजी को 94 में मृत्यु घोषित किया, तो राज रानी को हक ही नहीं बनता था कि संपूर्ण प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकती थी इन लोगों को ये, है ना? और इसके बाद मेरी दादी की मृत्यु हुई 1995 में। जब मुझे पता चला कि भाई 96 में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, जब मैं पौधी उठाने के लिए गया तो मुझे पता चला कि ये मामला जो है 93 में वसीयत पूरी है, उस वसीयत के माध्यम से चढ़ा लिया गया प्रॉपर्टी अपने नाम राजकुमारी के नाम पे। ये तो धोखाधड़ी और फर्जी तरीके से कराया गया था, एकमात्र पुत्री बोल के। अब उस पे क्या हुआ? उस पे फिर हमने शिकायत दर्ज करी थाने में जाके, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, 420 और 34 धारा लगाई गई थाना प्रभारी द्वारा, जो कि धोखाधड़ी और फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी को, संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए है। तो उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और क्या है आपकी मांग? हमारी मांग है कि जो हमने इतना संघर्ष किया इतने सालों से, 2 परिवार अलग रहे, अपनी प्रॉपर्टी के लिए दूर रहे प्रॉपर्टी से, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। जो बराबर हिस्सा न्यायालय ने दिया है 1/4 का, वो मिलना चाहिए।
तो दादी जी नहीं है, फिर दादी जी नहीं है तो कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है न्यायालय में। और इन्होंने जो फर्जी तरीके से किया था उसके लिए तो उन पे मुकदमा दायर हो चुका हुआ है, क्योंकि ये सब मामला उस समय का है जब मेरी दादी भी जीवित थी, मेरे पिताजी भी जीवित थे। उनको अनजान करके और फर्जी तरीके से, धोखाधड़ी तरीके से ये सब काम को अंजाम दिया गया।